शुरुआत विवेक जी आप ही से करता हूं। संविधान में सबसे ज्यादा जिस चीज को सर्वोपरि माना जाता है वो है सबकी बराबरी और इक्वालिटी, और उस संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर कैटेगराइजेशन का कोई जिक्र नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो खुलासा किया वो वाकई हैरान करने वाला है सर, कि आप 15% सिर्फ मुस्लिम तबके को दे देना चाहते थे बजट में और बाकी पूरे 85% में देश के दूसरे लोगों को। अनुराग जी, पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। ये जो आपने बहस शुरू की है, और मैं ये कहना आपने क्या, ये जिस मुद्दे को लेके हम सब लोग यहाँ बैठे हैं इस पे चर्चा करने के लिए, मैं ये बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज चूंकि उन्हें ये लग रहा है कि राजनीतिक उनकी जमीन खिसक रही है, आज घबराए हुए हैं, तो आज हर रोज कोई ना कोई मुद्दा धर्म के नाम पर लेकर आज आ रहे हैं। आज उन्हें ये लग रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने बनाने का प्रयास किया, लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। राम मंदिर अपनी आस्था का प्रश्न है, पर राजनीतिक जहां बात है, जहां इनके वादों की बात है, जहां 2 करोड़ रोजगार देने की बात है, जहां 15 लाख हर खाते में देने की बात है और महंगाई की बात है, ये सब चीजें आज इतनी स्पष्ट हो रही हैं लोगों के सामने, तो आज स्वाभाविक है विवेक जी, उन्हें मैं एक छोटी सी बात मुझे अनुराग जी बात मुझे कहने दीजिए। अब आपने चूंकि यू हैव स्टार्टेड नहीं विवेक जी, आप अपनी बात कहिए, मैं तो आप ही को सुनने के लिए बैठा हुआ, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं मेरा उस पर काउंटर क्वेश्चन ये है, मेरा उस पर काउंटर क्वेश्चन ये है सर कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे खुलासे के तौर पर सामने रखा, तो जो इस तरह की सोच रख रहा था कि 15% हम सिर्फ एक तबके को दे देंगे और वो भी इसलिए क्योंकि वो उस पर्टिकुलर धर्म से है, तो क्या उस पर सवाल ना पूछे जाएं, और पीएम नरेंद्र मोदी ने खुलासा कर दिया, इस पर सवाल पूछे जाएं? बिल्कुल अनुराग जी, अगर ये बात वास्तविक हो तो बिल्कुल होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतनी गर्मामय पद को ग्रहण किए हुए हैं, उनको ये भी बताना चाहिए था उस बैठक में कौन थे। क्या पुष्टि, जब आदमी जब इस तरीके का जब वक्तव्य आता है तो उसकी पुष्टि हम अनर्गलन चीज कहते रहे, जैसे कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मंगलसूत्र सर आप कह रहे हैं कि ये हुआ ही नहीं है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये हुआ ही नहीं है। इस चीज को मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस चीज को मैं स्वीकार ही नहीं करता। मैं तो प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल 2011 को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे सर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसकी पुष्टि करें कि उस बैठक में कौन नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं उसके लिए। मुझे बताइए एक चीज कि ये प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल 2011 में जो लेकर आए थे आप, जिसमें बहुसंख्यक की दंगे का जिम्मेदार होगा, ये आप लेकर आए थे कि नहीं लेकर आए थे? क्या ये तुष्टिकरण की पोल नहीं खोलता आपकी? विवेक बंसल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मैं कह रहा हूं कि सर प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल 2011 पर क्या कहेंगे? ये तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कहा उस पर आपने सवाल खड़े किए और मैं जवाब बीजेपी से लूंगा, लेकिन इस बिल को तो आप लेकर आ गए थे ना लागू करने के लिए 2011 में। आप भी शायद बीजेपी के, आप भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्पोक्स पर्सन बनकर बोल रहे हैं। बात इस समय उस बयान की हो रही थी, अब आप कम्युनल वायलेंस नहीं विवेक जी, ऐसा नहीं है विवेक जी, ऐसा नहीं है। सुनिए, मैं यहाँ पर देश के प्रवक्ता के तौर पर बैठा हूं, आप ये कह सकते हैं क्योंकि हमारे देश में जो संविधान में नहीं है, अगर आप उसको बदलाव करके संविधान वैसा लोगों के मन पर थोपना चाहते हैं या उनके ऊपर थोपना चाहते हैं, तो मैं इस बात को लेकर सवाल पूछ रहा हूं। मैं सवाल इस बात को लेकर पूछ रहा हूं कि आपकी राजनीति में सिर्फ तुष्टिकरण ही क्यों है, ये 15% क्यों? और कांग्रेस पार्टी ने 55 साल इस देश में शासन किया है, और वो इस बात का जो जनता देख रही है आपको, वो ये समझ रही होगी कि बताओ कांग्रेस के प्रवक्ता आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सर्वधर्म संभाव की बात की है। 2011 के बिल पर बोल लीजिए ना, 2011 के बिल पर जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो आप मुझे पीएम नरेंद्र मोदी का स्पोक्स पर्सन बता रहे हैं। अटूट है संविधान में, हमारी अकीदत है, संविधान हमारा मार्गदर्शक है। नहीं विवेक जी प्लीज, आप इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं संविधान के नाम पर, और आप ऐसी बातें करते थे जो संविधान विरोधी हैं। मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, ये पीएम नरेंद्र मोदी के खुलासे पर जवाब ले लेता हूं मैं बहुत जल्दी से। विश्वास पाठक हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के नेता हैं। विश्वास जी, वो कह रहे हैं कि पीएम जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, वो ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठा रहे हैं। विश्वास जी। अनुराग जी, आपने बहुत अच्छी ये बहस छेड़ी है और आपकी जो पढ़ाई की है उसका रिसर्च भी एकदम सही है। 2011 के बाद में मैं और एक आपके दर्शकों को एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउटकम बजट 2013 एंड 14 जी। उसके बाद में
गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स न्यू 15-point प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज 2013। इसमें साफ साफ लिखा है कि हम बजट में 15% सेपरेट बजट का प्रावधान करेंगे। यह हकीकत है। अभी मोदी जी ने ये क्यों कहा? बंसल जी को जरा मोदी जी इस देश को बार बार सचेत करना चाहते हैं, क्योंकि 2016 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसके बाद में हमने सीरीज ऑफ इवेंट्स अगर देखते हैं, वो अल्पसंख्यकों के लिए है, जिसमें सिख समाज भी आता है, जैन समाज भी आता है, बुद्ध समाज भी आता है। मुझे बोलने दीजिए ना, अभी मुझे बोलने दीजिए। तकलीफ 2016 से लखनऊ पैक्ट के बाद में जो जो बातें हुई है देश में, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि हमें उनको आगाह करना जरूरी है, सचेत करना जरूरी है। मुझे बताइए कि 1947 के बाद में जब निजामों का राज्य था, उसको एक्वायर करने के लिए सरदार पटेल ने जो एक्शन ली, वो क्या मुस्लिम के खिलाफ थे? वो देश के हित में था। सरदार पटेल कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। देश हित में जब जब बातें होती है तो देश को सचेत करना ये देश के मुखिया का काम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वही बात देश के आगे रखी है। अगर कांग्रेस वाले वापस सत्ता में आते हैं तो वो 15% बजट मुस्लिमों के नाम पे करना चाहते हैं, और इस संविधान में ऐसा लिखा नहीं है कहीं पे कि मुस्लिमों का तुष्टिकरण और जो राजनीति करते हैं उसके खिलाफ सवाल का जवाब दे दिया, जिसपे विवेक बंसल को इस बात पर आपत्ति थी कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। विवेक जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात को कह दीजिए। हालांकि आप जो माइनॉरिटी वाली बात कह रहे हैं कि वो माइनॉरिटी माइनॉरिटी में भी सबसे बड़ा हिस्सा मुस्लिमों का ही है। ये देखिए अल्पसंख्यक उसमें मुस्लिम का भी है, तो क्या जैन समाज क्या नगण्य है? 2% जैन समाज भी है, सिख समाज भी है, बुद्ध समाज भी है। ये समाज भी क्या अल्पसंख्यक में नहीं आते, या भारत के नागरिक नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए कहा गया है? अल्पसंख्यक क्या अल्पसंख्यक का जब उल्लेख किया जाता है तो उसमें ये सब समाज भी उसमें अंतर्गत होते हैं। तो ये कहना, और उसमें ये बेसिक जो एक गाइडलाइन थी, उसका मतलब ये नहीं था कि हमने आवंटित कर दिया। बेसिक गाइडलाइन थी कि चूंकि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये महसूस किया गया था शैक्षिक सामाजिक स्तर पर ये वर्ग जो है ये सर्वहारा है, या ये विपिन है, या वंचित वर्ग है। तो गाइडलाइन थी, उसमें ये नहीं था कि आवंटित कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन सर फिर बात वही है ना कि सोच क्या थी आपकी? ये पर्टिकुलर वो भी करते थे। ठीक है, विश्वास जी मैं आ रहा हूं आपके पास। क्या ये पर्टिकुलर किसी और धर्म के बारे में आप सोच सकते हैं क्या ऐसा, या अगर सोचा है तो फिर आपने क्या लागू किया है क्या देश में? मैं बहुत जल्दी से नीति जी के पास चले जाता हूं। नीति जी, अब हमारे देश में चुनाव लड़ने के लिए हो सकता है कि कोई भी राजनीतिक हथकंडे राजनीतिक पार्टियां अपनाएं, लेकिन किसी के हक के साथ या किसी के मौलिक अधिकार के साथ कोई छेड़छाड़ या खिलवाड़ नहीं हो सकती, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी की संविधान को माना जाए। लेकिन यहां संविधान को बचाने वाली पार्टियां संविधान में किस तरह से छेड़खानी की उन्होंने या करने की कोशिश की जब वो खुद सत्ता में थी। 15% एक पर्टिकुलर धर्म को देने की बात कही गई। अनुराग जी, सबसे पहले तो ये चीज को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा विपक्ष जो है उसको पार करते जा रहा है। एक एक बयान, चुनाव तो अब आए हैं, चुनाव तो 5 महीने पहले भी जब 5 राज्यों में थे, आप इनके बयान, सीरीज ऑफ बयान देखेंगे। सनातन के उन्मूलन की बात जब इनका विपक्षी का घटक दल करता है तो ये मौन रहते हैं। जब विपक्ष का घटक दल रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की बात करता है, ये मौन रहते हैं। और मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ पे मेरे मुस्लिम स्कॉलर भी बैठे हुए हैं, बाबरी मस्जिद कब ढाई गई थी? उस समय किसका शासन था? कांग्रेस का शासन था देश के अंदर। और आज अगर केंद्र में बीजेपी का शासन है, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन हुआ है, और एक भी रक्त का कण कहीं नहीं बहा है, ना ही कोई विरोधाभास हुआ है, उल्टा विकास की धारा विरासत के साथ साथ बह रही है। आज पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और जो आदिवासी समाज या अति पिछड़ा समाज है, उसका हक ये मुसलमानों को दे रहे हैं। इनके लिए माइनॉरिटी का मतलब है सिर्फ मुसलमान। अगर केंद्र ने योजनाएं चलाई, केंद्र ने उज्ज्वला योजना चलाई, केंद्र ने आवास दिए, केंद्र ने जल से नल दिए, केंद्र ने मुद्रा योजना दी, या आपको आयुष्मान कार्ड दिया, क्या किसी का जाति या धर्म दिया? और ये वही संविधान की हत्या की बात करते हैं जिस संविधान में स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है कि धर्म के आधार पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगी। और वहीं विपक्ष दल के लालू यादव जी जो कन्विक्टेड है भ्रष्टाचार में, जो कन्विक्टेड है, जो बेल पर है, वो कहते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दी जाए। आप आदि दलित पिछड़े समाज के लोगों का जो हक है वो आप मुसलमानों को देते हैं। और आज आप ही के सैम पित्रोदा, यद्यपि उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है,
लेकिन अब विचारधारा देखिए, गुरु है वो राहुल गांधी जी के और उनके पूर्वजों के। वो बोलते हैं कि 55% जो इनहेरिटेंस टैक्स है वो लगना चाहिए। वो तो आपकी संपत्ति को भी हड़पवाना चाहते हैं। ये संपत्ति पहले अपनी लगाए ना, और उसके बाद आज 15% बजट माइनॉरिटी केवल के मुसलमान है। आज अगर सीए आ रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, हमारे जो माइनॉरिटी भाई हैं, सिख समाज है, पारसी समाज है, बौद्ध समाज है और समाज है जो वहां पे प्रताड़ित हो रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, आज अगर उनको हमने सिटीजनशिप दिया है, ये नहीं बोलेंगे, लेकिन सोच इस तरह की होगी कि 15% जो है वो मुस्लिमों को दे दिया जाए बजट में। अब सोच रहे बजट का 15% कितना बड़ा हिस्सा हो सकता है। मैं आऊंगा आपके पास एक बार फिर से, लेकिन अजहरी साहब, अनुराग जी सिर्फ एक चीज बोलना जल्दी से मैं प्लीज कंक्लूड कर लीजिए, जल्दी से कंक्लूड वालों से पूछिए कि जब योजनाओं के बेनिफिट्स दिए गए तो क्या उसमें किसी ने धर्म का नाम जोड़ा? नहीं जोड़ा ना। बिना किसी धर्म को मानते और धर्म को साइड में रखते हुए मानवता के नाम पर। ठीक है मैम, मैं बात यहीं से आगे बढ़ाता हूं। अजहरी साहब, देश में योजनाएं चल रही हैं और उस योजना में कभी इस बात को कहीं इंडिकेट नहीं किया जाता कि ये पर्टिकुलर के लिए इतना इतना कोटा है। धर्म के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं किया जाता, जो कि संविधान के विरुद्ध है। अगर किसी के संवैधानिक हक को मार लिया जाए तो इसका समर्थन तो आप भी नहीं करेंगे। तो ये 15% कोटा अगर आपके हक में चले जाता तो मुझे नहीं लगता है कि आप उसको डिफेंड करेंगे किसी तरीके से। अरे साहब, कुछ ऐसा कहीं भी नहीं है। धर्म के आधार पर हमारे देश में किसी को भी आरक्षण दे ही नहीं सकते। आरक्षण नहीं, हमने 2012 में सुन तो ले हमने 2012 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो देखा था, उन्होंने कहा था 18% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे, तो हमने इसका विरोध किया था। हमने कहा आप मुसलमानों के नाम से दे ही नहीं सकते। मतलब एक कम्युनिटी को बार बार टारगेट कर देना कि ये काम मुसलमानों के लिए हो रहा है, ये वजीर आजम की जबान से मुझे अच्छा नहीं लग रहा किसी भी हाल में। देश का प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत बड़ा होता है, चेहरा होता है। हालत ये है देश में कि देश ने नफरत की बात करने वालों को नकार दिया है। देश ये इस आधार पर दे रहा है कि आपकी बात बनेगा क्या? आप अपने आपके एजेंडे में है कि प्रधानमंत्री आपको नहीं पसंद होंगे तो आप उनके खिलाफ बोलेंगे। मैं ये बात नहीं कर रहा, नहीं अजहरी साहब, मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जो समझना चाह रहा हूँ, नहीं अजहरी साहब प्लीज, अजहरी साहब, मैं जो समझना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो 15% कोटे का बजट, क्योंकि आप संविधान की बात करते हैं, ये 15% कोटे का बजट रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बस मुझे इस पर जवाब दीजिए। मैंने कहीं 15% बजट की मुसलमानों के लिए बात नहीं है। अगर अल्पसंख्यक समाज के लिए तो बुरा इसमें क्या है? अल्पसंख्यक क्या सिर्फ मुसलमान है? क्यों बुरा नहीं है? जो यहाँ पर बहुसंख्यक है उन्होंने कोई गुनाह कर दिया है क्या? उन्होंने कोई गुनाह कर दिया, या फिर जो बाकी जो 85% है उसमें क्या जो अल्पसंख्यक है वो किसी तरह का कोई हक नहीं रखेंगे? शायद आप जब देश के प्रवक्ता हैं, अगर आप वाकई देश के प्रवक्ता हैं, तो मेरा ये इस सवाल का जवाब आप दे 2006 में 2009 में मनमोहन सरकार में जो दो बार, एक बार सच्चर कमेटी, दूसरी बार रंगानाथ मिश्रा आयोग जब कायम हुआ था, उसने जो खास तौर से मुसलमानों के लिए जो सिफारिशें लागू की थी वो क्या था? वो क्या संवैधानिक नहीं था? क्या किया था कांग्रेस ने? कांग्रेस ने सिर्फ बातें की। अगर कोई वर्ग पिछड़ा है तो उसके रिफॉर्मेशन के लिए कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन धर्म आधारित कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता। आप दो चीजों को मिक्स मत कीजिए। धर्म आधारित कहाँ है? 15% की बात की गई है। हमारे देश में क्या धर्म के आधार पर कैटेगराइज नहीं है? क्या हमारे देश में अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर कैटेगराइज नहीं है? देखिए बिल्कुल नहीं है। फिर आपको पढ़ने की जरूरत है अजहरी साहब। वो मार्गदर्शक के रूप में वो विवेक जी आ रहा हूं आपके पास। विवेक जी आ रहा हूं। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक में कई धर्म है, एक धर्म नहीं है। आपको बिल्कुल मानता हूं कि अल्पसंख्यक में कई धर्म है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की मंशा इसलिए सवालों के घेरे में होती है क्योंकि उनके मुंह से अल्पसंख्यकों के नाम से कभी बौद्ध या सिख नहीं निकलता है तो मुस्लिम निकलता है। वज़ीर आज़म के पास देश में बताने के लिए कुछ रहा नहीं है। ठीक है, जवाब देंगे विश्वास जी जवाब दे दीजिए। 15% वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? वैसे तो संविधान की बहुत बातें करते हैं अजहरी साहब, 15% एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो इस पर कोई फैसला नहीं सुना पा रहे हैं। विश्वास जी, हमने आपसे कहा नहीं। मैं आ रहा हूं अजहरी जी, के बारे में सोचते तो 140 के बारे में सोचते हैं। अगर नल से जल दे रहे तो सभी को नल से जल दे रहे हैं, टॉयलेट दे रहे हैं, रास्ते बना रहे, बिजली दे रहे हैं, अनाज दे रहे, इंश्योरेंस दे रहे हैं, उसमें कोई धर्म का ये नहीं रहता है।
ये 15% का जो मुद्दा कल निकला वो देश को सचेत करना चाहते हैं कि कांग्रेस जिस प्रकार से धर्म के नाम पे देश को बांटना चाहती है वो कभी नहीं होने दूंगा। और मोदी जी ने करके दिखाया है। 2013 का मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ आपको, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो कहा था, उनके अय्यर नाम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको कहा था कि आप मीटिंग लो, फॉलो अप करो। और मुझे ये 15 पॉइंट प्रोग्राम में धर्म के नाम पे 15% का बजट बनाना है, ये इनकी मनीषा थी। ये मनीषा पूरा उद्ध्वस्त करने का काम मोदी जी ने किया है और उसी के बात का स्मरण कर उन्होंने किया है। नकार दिया है। देश ने आस्था की मार्केटिंग करने वालों को नकार दिया है, इसलिए मोदी जी को जरूरत नहीं है। आज 140 करोड़ जनता में से 36 करोड़ स्टेट है। अजहरी साहब, देश ने 2011 वाले प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल वालों को भी नकारा था। ठीक है अजहरी साहब, तो देश सारी चीजें देख रहा है और उस हिसाब से वोट देता है। मैं आ रहा हूं आपके पास विश्वास जी, नीति जी मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लेकिन विवेक बंसल साहब, आप संविधान को पढ़े लिखे व्यक्ति, आप संविधान को जानने वाले व्यक्ति और बहुत जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुझे एक बात बताइए कि संविधान को मानते हुए किसी भी तरीके से मुस्लिमों को पर्टिकुलर आरक्षण का किसी तरह से समर्थन कर सकते हैं क्या? देखिए, जब जो चीज संविधान में नहीं है उसको हम कैसे कह सकते हैं? तो चुनाव के बीच में जब वोट डाल रहे थे तब तो लालू यादव कह रहे थे कि हम मुस्लिमों को आरक्षण दिला देंगे, पूरा का पूरा दिलाएंगे। देखिए, वो प्रश्न आप आदरणीय लालू यादव जी से कीजिए सर, क्योंकि वो आपके साथ मिलकर संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान विरोधी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान आज वाकई में खतरे में है, लोकतंत्र आज वाकई में खतरे में है। कैसे मुस्लिमों को आरक्षण दिलाकर आप बचा रहे हैं? मतलब संविधान मुख्यमंत्रियों को जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण दिलाकर संविधान बचा रहे हैं। कोर्ट की रूलिंग जो कल आई है, जिसको वो क्या कहते हैं, वो इन्होंने कब आरक्षण दे दिया? और सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग ये सत्ता पक्ष कर रही है, ये सबके सामने पूरी तरीके से खुली किताब है। अरे सर, वो तो कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव पर भी तो कुछ बोल लीजिए, आपके साथ बैठे हुए सत्ता में बैठे हुए लोगों पर भी तो कुछ बोल लीजिए। देखिए, मैं अपने कांग्रेस के संविधान बचा रहे, संविधान तोड़ते हुए। कांग्रेस का पक्ष आपके मैनिफेस्टो में है कि नहीं सर, ये बताइए मुझे। अच्छा सब छोड़िए, आपके मैनिफेस्टो में ये है कि नहीं कि 50% वाला कैप हटाएंगे? 50% कैप किसने लगाया था देश में? तो फिर हटाने की बात क्यों हो रही है? समय समय पे परिस्थितियों के अनुसार लचर भी होता है संविधान। समय समय पे लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षा के अनुरूप संविधान में संशोधन किए गए कि नहीं? आप तो फिर उस लकीर के फकीर की बात कर रहे हैं जो इतने 100 से ऊपर संविधान में अमेंडमेंट्स हुए हैं, फिर तो वो सब जो है वो नीतिगत नहीं है। ये बातें करते हुए विश्वास पाठक जी, ये क्या संविधान बचा रहे हैं क्या? क्या चीज? नहीं, मैं विश्वास पाठक जी से पूछ रहा हूं, आपकी बातों को काउंटर कर रहा हूं कि क्या ये संविधान बचा रही है, कहते हुए कि जहां जहां लगता है वहां वहां हम बदल देंगे, लेकिन वो होगा तो सिर्फ मुस्लिमों के हिसाब से या वोट बैंक के हिसाब से, और ऐसे ही संविधान बचा रहे हैं। कांग्रेस की नीति यही स्पष्ट थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था उसके खिलाफ ही इन्होंने सब चीजें की है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज जब लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे, नेहरू जी स्वयं नागपुर के पास भंडारा में गए, उनको हरा दिया। ये संविधान का उपयोग केवल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। इनको रिलीजन के आधार पे इन्होंने इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते हैं। अभी मोदी जी आने के बाद में 140 करोड़ जनता के बारे में जो पॉलिसी बनाते हैं, अंत्योदय की जब बात करते हैं, 34 करोड़ लाभार्थी हमने जो तैयार की है, उसके कारण इनकी बौखलाहट बढ़ रही है। कांग्रेस को किसी भी प्रकार का अभी कोई चांस है नहीं, इसलिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। जहां तक हमारा सवाल है, ये चुनाव हम बड़ी दमदार पद्धति से आगे बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं। 370 से ज्यादा सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और एनडीए को हमको 400 से ज्यादा सीटें मिल रही है। हाँ, लेकिन अगर तुष्टीकरण से ही वोट मिलेंगे, नीति जी, तुष्टीकरण से ही वोट मिलेंगे, मैं आ रहा हूं आपके पास, विवेक बंसल साहब आ रहा हूं आपके पास, तुष्टीकरण से ही वोट मिलेंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने वो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राह पकड़ रखी है क्या पहले से? अनुराग जी, अगर तुष्टीकरण से वोट मिलना होता तो आज कांग्रेस पार्टी 400 से आधा सैकड़े पे आई नहीं होती और बीजेपी 2 सीटों से 303 का आंकड़ा पार नहीं किया होता। सच्चाई है कि देश की जनता की आंखें खुल चुकी हैं। अभी मेरे मुस्लिम स्कॉलर नूरजहान भाई बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि अल्पसंख्यक खाली मुसलमान नहीं है, तो मैं आपसे नूर साहब ये बोलना चाहूंगी कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे जितना हक मुसलमान का है उतना ही सिखों का भी होना चाहिए, उतना जैनियों का भी होना चाहिए, उतना पारसियों का भी होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, माइनॉरिटी केवल मुसलमान नहीं है, तो क्यों विरोध करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की और सिटीजनशिप एक्ट की? क्यों वो माइनॉरिटी भाइयों को उनका हक और उनकी अधिकार माँ भारती का नहीं मिलना चाहिए? हाँ, माइनॉरिटी खाली मुसलमान नहीं है, तो क्यों लव जिहाद और वोट जिहाद की बात इस देश में होती है और लैंड जिहाद की बात होती है?
हाँ मुसलमान खाली माइनॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी मेरे सिख और जैन भाई हैं, वो क्यों आगे सामने रिजर्वेशन की बात नहीं करते? वो पूर्ण रूप से चाहे जैन समाज हो, चाहे पारसी समाज हो, चाहे सिख समाज हो, बिना किसी बंटवारे की राजनीति के वो देश के विकास में सहयोग दे रहा है। आज यूएन की रिपोर्ट आई है, 4000 से ऊपर आतंकवादियों की लिस्ट आई है, जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। ये सोचने की बात है कि भारत देश के अंदर, हिंदू देश के अंदर आज 8% हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई है और मुसलमानों की 45% बढ़ चुकी है। जो वक्त सियासी रोटियों के साथ साथ अपनी संपत्ति बनाते हैं, मुसलमानों को इन्होंने कहीं ना कहीं सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। जो मुसलमान जाग चुका है, क्योंकि जब 3 तलाक से मेरी मुस्लिम बहनों को आजादी मिली, जब हज की यात्रा में मेरे मुसलमान भाई बहनों को सुविधाएं मिली, और जब सारी योजनाओं का फल मेरे मुसलमान भाई बहनों को जमीन पर मिला, तो वो समझ चुके हैं किस प्रकार से कांग्रेस, जिन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का विभाजन किया, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने हिंदुओं को पकड़ पकड़ के नसबंदी करी, आज वो समझ चुके हैं मेरे मुस्लिम बहन भाई कि अगर देश के विकास के साथ वो जुड़ेंगे तो उनका विकास। ठीक है मैम, लेकिन वो वोटों में रिफ्लेक्ट कितना होता है? ठीक है नीति जी, मैं उस पर बात करूंगा, उस पर वोट कितने रिफ्लेक्ट करते हैं वो तो चुनाव के नतीजों में पता चलेगा। लेकिन अजहरी साहब, लेकिन प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य पर आप बहुत सवाल भले ही खड़े कर रहे हो, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी विश्वास पाठक भी बता रहे हैं, तो कम से कम आपको इस बात को डिनाय तो करना पड़ेगा कि अगर कोई इस तरह की सोच रखता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति को या पर्टिकुलर धर्म को ही सिर्फ फायदा पहुंचाएगा, तो ये संविधान के लिए ठीक नहीं है, और बतौर मुस्लिम स्कॉलर आपको भी उसका साथ देना होगा। अजहरी साहब, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, ये सब बातों के बातें बनाई जा रही हैं, क्योंकि आपको कैसे पता बातें बनाई जा रही हैं? मौजूदा हुक्मरान के पास देश में बताने के लिए कुछ नहीं है कि उन्होंने देश मांग रहा 2 करोड़ नौकरियां कहा है, क्योंकि देश ने मस्जिद और मंदिर की राजनीति करने वालों के मुकाबले भाईचारा, मोहब्बत, रोजगार की बात करने वालों को तरजीह दी है। इसलिए परेशान है। उन्हें उनकी एलआईयू ने बता दिया है कि वो के आपके हालात खराब है, आप हाशिए पर है, इसलिए वो कौमे मुस्लिम को दोबारा से टारगेट कर रहे हैं। क्या है वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने वाले अजहरी साहब, मैं एक बात से आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। नहीं अजहरी साहब, एक मिनट, आप ये बताइए कि कौमे मुस्लिम को कैसे टारगेट किया? अगर ये बता दिया कि वो लोग चाहते थे कि 15% बजट किसी एक पर्टिकुलर धर्म को चला जाए, अल्पसंख्यकों को चला जाए, तो इसमें मुस्लिम तबका कैसे टारगेट हुआ? अरे साहब सुन तो ले, कांग्रेस 70 साल रही है या 60 साल रही है, हाँ। तब कांग्रेस ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। आज आप बोल रहे हो तो मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देंगे, हाँ। ये क्या है? मुसलमान घुसपैठिए हैं। नहीं तो वो तो कांग्रेस पार्टी पर कह रहे हैं ना, वो तो कांग्रेस पार्टी पर कह रहे हैं, वो तो मुस्लिमों पर कैसे अटैक किया ये बताइए ना। पहले बोल रहे हैं झूठ, मुस्लिमों पर कैसे अटैक किया? चैनल को इंटरव्यू में चलिए मैं कह रहा हूं कि वो डरा कर वोट ले रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि मुस्लिमों पर कैसे अटैक हुआ? ये क्या है? मुस्लिमों ये तो पॉलिटिकल पार्टी की सोच पर सवाल है ना सर। मुसलमान किसी का मंगलसूत्र लेने के लिए बैठा है। अरे सर फिर आप गलत समझ रहे हैं। नहीं अजहरी साहब, एक मिनट, अजहरी साहब, उस बयान का अगर इंटरनल भी मामला पूरा समझने की कोशिश करें तो उसमें यह कहा गया कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मंगलसूत्र छीन कर दे देगी, और उसके पीछे मैनिफेस्टो बीजेपी वजह बताती है। इसमें मुस्लिमों पर अटैक कैसे? मुसलमानों को यही तो अटैक कर रहा है मुसलमानों पे, कि मुसलमानों को दे देगी ताकि हिंदू समाज भड़क जाए, ताकि हिंदू समाज। अच्छा, मतलब हिंदू समाज भड़केगा? हिंदू समाज का अपना कोई दिमाग नहीं है? हिंदू समाज को माननीय नरेंद्र मोदी ने भड़काया है, जैसे पहले मुसलमानों को कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भड़काती रही हैं। ठीक है, ओके अजहरी साहब, मजा नहीं आ रहा आपकी, सच में तकरीरों में मजा नहीं आ रहा। मैं विवेक जी के पास जाता हूं। विवेक जी, आप मजा नहीं आया? विवेक जी, मुझे ये बताइए कि आपके एक पूर्व प्रधानमंत्री रहते हुए कहते हैं कि देश पर तमाम संसाधनों पर हक जो है वो पहला मुस्लिमों का है या अल्पसंख्यकों का है, वो इस तरह की सोच रखते हैं। दूसरी तरफ आपकी ये बात निकलकर सामने आती है कि आप लोग 15% बजट जो है वो सिर्फ धर्म के आधार पर दे देना चाहते हैं किसी व्यक्ति को या किसी तबके को। तो आप लोग अपना जो सेक्युलर होने का दावा करते हैं, वो सेक्युलर होने का दावा टिकता कहां है आपका? आपकी पोलराइजेशन की नीति तो खुलकर साफ हो जाती है। देखिए कुलदीप जी, सर मैं पहले तो स्पष्ट करना चाहूंगा फिर से दोबारा, आपने पूर्व प्रधानमंत्री के वक्तव्य को कहा, उसे पूरा उसकी स्पिरिट में जाइए, उससे खाली आइसोलेशन में मत उसे आप देखिए, उससे उनका सर देश के प्रधानमंत्री ने अभिप्राय था चुनावी मंच से खुलकर इस बात को कहे।
मैं उसे आधार करते हुए ये बात कह रहा हूं। उसमें उस लेख है, दलित वर्ग का भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका अभिप्राय उसमें ये था कि जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा है, जो शिक्षित नहीं है, पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिली है, पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से विपिन्न है, सर्वहारा समाज है, उसको अब इसमें अगर आप ये कहें कि साहब की एक विशेष वर्ग को आप जो भी हैं उसमें दलित वर्ग विश्वास जी, मैं आखिरी में, मेरे पास लास्ट 10 सेकंड है। विश्वास जी वो कह रहे हैं कि आप चीजों को या तो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं या मिसकोट कर रहे हैं और उसके हिसाब से अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा दोहराओ कि मैं सुन नहीं पाया। वो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में पहले संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है, इस बात को या फिर वो 15% बजट वाली बात को आप लोग सिर्फ मिसकोट कर रहे हैं या मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमें इस विषय को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। हम तो हमारे विकास की राजनीति के ऊपर वोट मांग रहे थे, लेकिन जब इन्होंने 400 की हमें मेजोरिटी क्यों चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है और मुस्लिमों के ऊपर जो अन्याय होगा, या इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, जिसकी जितनी आबादी उस प्रकार से भागीदारी, ये सब जब बातें उन्होंने की उस समय प्रधानमंत्री। ठीक है सर, लेकिन ये सारे मुद्दे जनता के बीच में है, जनता समझदार है, वोट देने से पहले वो सारी चीजों को टटोलेगी और फिर वोट देगी। किसका कितना मुद्दा चल पाता है देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।